नमो नमः मित्रों, आप सभी का भारत संस्कृत पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि हम लोग कवि परिचय देख रहे थे, कवि परिचय में हम लोगों ने गत दिवस हमने देखा था महाकवि भास को। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे महाकवि कालिदास को। संस्कृत साहित्य के दैदीप्यमान नक्षत्र हैं। दैदीप्यमान संस्कृत साहित्य के आकाश में दैदीप्यमान नक्षत्र की भांति जो शोभायमान हो रहे हैं। हर संस्कृत छात्र के मुख पर यदि नाम आता है, सबसे पहले तो महाकवि कालिदास का नाम आता है, और आना भी चाहिए। क्यों ना आना चाहे? क्योंकि हमारे जब हमारी ऋषि परंपरा है वो कितनी अद्भुत है, ये सभी को ज्ञात होना चाहिए। और हम सभी जो हैं वो सब कालिदास, भास, अश्वघोष, शूद्रक, ठीक है, इन्हीं सबके हम लोग परंपरा के बच्चे हैं। हम लोग इन्हीं के पीढ़ी के हैं, हम लोग के ये पूर्वज हैं, तो क्यों नहीं हम लोग इनको स्मरण करेंगे। खैर चलिए हम लोग देखते हैं महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास को देखते हैं, और महाकवि कालिदास के बारे में लगभग सभी को पता ही होता है। कालिदास जो है वो संस्कृत साहित्य के दैदीप्यमान ज्योतिपुंज के रूप में है। महाकवि कालिदास 100 ईसा पूर्व प्रकाशित हो रहे हैं। कहाँ? तो कह रहे हैं 100 ईसा पूर्व प्रकाशित हो रहे हैं। इनका समय बता रहे हैं 100 ईसा पूर्व। महाकवि कालिदास जो है वो महान कवि, सुप्रसिद्ध नाटककार हैं। महाकवि कालिदास की प्रसिद्धि इस बात से स्पष्ट की जाती है। देखिए, आज तक जहाँ कहीं भी लिखा था तो वहाँ थोड़ा सा उलट करके लिख दिया जाता था, लेकिन जो मैंने लिखा है या मेरे द्वारा आपको शीघ्र ही एक हम लोग की पुस्तक आपको प्राप्त होगी, उस पुस्तक में जो उल्टा था उस क्रम को सीधा कर दिया गया है। वो क्रम क्या है आप सभी देख सकते हैं कि महाकवि कालिदास की प्रसिद्धि इस बात से स्पष्ट की जा सकती है, अर्थात महाकवि कालिदास कितने प्रसिद्ध थे, कितनी उनकी प्रसिद्धि थी, इस बात से स्पष्ट की जा सकती है। क्या? कि जो शेक्सपियर हैं, शेक्सपियर को पाश्चात्य जगत का, कहाँ का? तो कह रहे हैं पाश्चात्य जगत का, अर्थात इंग्लैंड का कालिदास कहा जाता है। किसको? तो शेक्सपियर को। ठीक है, कालिदास पहली की उक्ति क्या थी कि कालिदास जो है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, लेकिन गलत, ये सर्वथा अनुचित है, सर्वथा गलत है। सही क्या है कि कालिदास की प्रसिद्धि, इतनी प्रसिद्धि थी कालिदास की, केवल भारत ही नहीं अपितु विश्व के भी श्रेष्ठतम देशों में, ठीक है, उनकी गणना होती थी, श्रेष्ठतम कवियों में उनकी गणना होती थी। जैसे जो शेक्सपियर महोदय हैं, तो शेक्सपियर अद्भुत विद्वान थे, तो कालिदास की प्रसिद्धि इतनी थी कि शेक्सपियर को भी कालिदास की उपमा दे दी गई। कहते हैं शेक्सपियर जो है, शेक्सपियर को पाश्चात्य जगत, अर्थात वेस्टर्न जो है, वेस्टर्न हमारा जगत है, उस पाश्चात्य जगत अर्थात इंग्लैंड का कालिदास कहा जाता है। ये है कालिदास की प्रसिद्धि। ठीक है, ये है कालिदास की प्रसिद्धि। कालिदास इतने प्रसिद्ध थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। महाकवि कालिदास ने भारत के प्राचीन कथाओं, दर्शनों को आधार मानकर अपनी सुंदर रचनाएं की हैं, जिसमें भारतीय जीवन का दर्शन, उसकी संस्कृति, उसकी लोक रीति का सदृश्य प्राप्त होता है। कालिदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना है क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, कालिदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। सबसे अधिक महत्वपूर्ण कुछ है तो महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है। और अभिज्ञान शाकुंतलम के बाद महाकवि कालिदास की पहली रचना क्या है? तो कह रहे हैं कि ऋतु संहार इनकी पहली रचना है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने जब लेखन प्रारंभ किया होगा, तो अभिज्ञान शाकुंतलम तक आते आते महाकवि कालिदास की लेखनी इतनी उत्कृष्ट और इतनी प्रतिभा संपन्न हो गई कि उन्होंने अपने संपूर्ण गुणों को अभिज्ञान शाकुंतलम जो रूपक है, जो नाटक है, उसमें क्या किया? उसमें प्रविष्ट करा दिया। उसमें हम सभी को दृष्टिगोचर होते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास की रचना जो है। इसीलिए अभिज्ञान शाकुंतलम अत्यधिक प्रसिद्ध है। अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कहा भी जाता है कि काव्येषु नाटकम रम्या तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंको तत्र श्लोक चतुष्टयम। काव्यों में नाटक रम्य है, और उन नाटकों में क्या? तो उन नाटकों में महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम रम्य है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी क्या? तो कह रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और उस चौथे अंक में भी जो 4 श्लोक हैं, वो 4 श्लोक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार ये जो श्लोक है, इस श्लोक से अभिज्ञान शाकुंतलम की जो प्रसिद्धि है वो स्पष्ट होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अगला हमारा क्या है? महाकवि कालिदास
काही। महाकवि कालिदास जो हैं उनका विवाह किससे हुआ, तो कह रहे हैं कालिदास का विवाह विद्योत्तमा से हुआ था। ठीक है, किससे, तो एक स्त्री का नाम था विद्योत्तमा। ठीक है, इन्हीं विद्योत्तमा जिससे महाकवि कालिदास का हुआ था विवाह। अच्छा, जो विद्योत्तमा थी वो भी अपने समय के सर्वोत्तम विदुषी थी। क्या थी, सर्वोत्तम विदुषी थी। महाकवि कालिदास किस रीति के कवि हैं, तो महाकवि कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अगर पूछ ले कि महाकवि कालिदास किस रीति के कवि हैं, तो महाकवि कालिदास वैदर्भी रीति के क्या हैं, कवि हैं। फिर कह रहे हैं कि महाकवि कालिदास के वैदुष्य की प्रशंसा करते हुए, महाकवि कालिदास के वैदुष्य की प्रशंसा करते हुए संस्कृत के पंडितों ने कहा, क्या कहा, संस्कृत के पंडितों ने कहा काव्येषु माघः कवि कालिदास। कह रहे हैं काव्यों में माघ और कवियों में कालिदास। ठीक है, महाकवि माघ की रचना कौन है, आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि महाकवि माघ की कौन सी रचना है। ठीक है, जो महाकवि माघ हैं, इन माघ की रचना क्या है। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि महाकवि माघ की रचना क्या है। ठीक है, तो जो संस्कृत साहित्य के विद्वान हैं, संस्कृत के जो पंडित हैं, उन्होंने कालिदास की प्रसिद्धि में उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि काव्येषु माघः कवि कालिदास, अर्थात काव्यों में तो माघ हैं और कवियों में कौन है, कवियों में कालिदास है। ठीक है, इस प्रकार। अच्छा, कालिदास के बारे में एक श्लोक और मिलता है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो देख लीजिए। कहते हैं कि पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे, क्या कहते हैं कि पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास। अच्छा, ये जो पंक्ति आई है, ये पंक्ति एग्जाम में पूछ ले और कह दे कहाँ से संबंधित है या किससे संबंधित है, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे, इतना ही दे दे और पूछ ले कि पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे, इतनी पंक्ति देकर पूछ ले कहाँ से संबंधित, तो आप लोग बताएंगे कि ये महाकवि कालिदास से संबंधित है। कहते हैं, अच्छा, सामान्यतः हम देखते हैं जब हम कोई चीज गिनती करते हैं तो सबसे पहले हम कानी उंगली, जो कनिष्ठिका उंगली है हमारी, उस कनिष्ठिका उंगली पर सबसे पहले हाथ जाता है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले उसी पे नाम जाता है गिनने के लिए। जो हमारा अंगुष्ठ है, वह अंगुष्ठ उसी कनिष्ठिका पर सबसे पहले जाता है, 1 2 3 4 करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से कहते हैं पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे, पुराने कवियों की गणना का जब प्रसंग होता है, जब कोई प्रसंग ऐसा छिड़ता है कि लाइए पुराने कवि कौन कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहले कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास, सबसे पहले कनिष्ठिका उंगली पर अर्थात कनिष्ठ उंगली पर सबसे पहले कालिदास जी का ही नाम आता है। ठीक है, सबसे पहले कालिदास जी का ही नाम आता है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि अद्यापि, आज भी तत्तुल्य कवेर भावात, और आज भी कवियों की, उनके समान जो कवि हैं, उनके समान कवि का अभाव होने से कनिष्ठिका के बगल की जो अनामिका है, ये अनामिका उंगली जो है, ये अनामिका उंगली आज भी सार्थवती बभूव। अनामिका का नाम क्या है, अनामिका, तो मतलब अनामिका, कनिष्ठिका के बाद बगल वाली जो उंगली है वो अनामिका है, तो आज भी उस उंगली पर उसका नाम सार्थक हो रहा है। अर्थात कालिदास के समान दूसरा कोई कवि नहीं है, ऐसा कवि हुआ ही नहीं जिनको हम कनिष्ठिका के बाद अनामिका पर उनका नाम लें। इसलिए आज भी अनामिका अनामिका अर्थात बिना नाम वाली ही सार्थक हो रही है, ऐसा बता रहे हैं। हिंदी देख लीजिए, अर्थात प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में सर्वश्रेष्ठ होने पर कालिदास का नाम कनिष्ठिका पर आया, किंतु सर्वश्रेष्ठ होने के कारण कालिदास का नाम कनिष्ठिका पर आया, किंतु आज तक उनके समक्ष या उनके समकक्ष कवि के अभाव के कारण अनामिका पर किसी का नाम न आ सका, और इस प्रकार अनामिका का नाम सार्थक हुआ। अर्थात अनामिका, बिना नाम वाली अनामिका इसी प्रकार प्रसिद्ध हो गई, सार्थवती बभूव। यहाँ तक हमने देखा। अब हम अपने श्लोक पर आगे चलते हैं। ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, पूछ लीजिए किससे संबंधित है, यही पूछेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड हमारा क्या है, हाँ, अगला स्लाइड हमारा है कृतियाँ। किसकी कृतियाँ भैया, तो महाकवि कालिदास की कृतियाँ। महाकवि कालिदास मुख्य रूप से उनकी जो 7 रचनाएं हैं, वो 7 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। 7 रचनाओं में कौन कौन सा है, सबसे पहले आपका आता है अभिज्ञान नाटक आता है। क्या आता है, नाटक आता है, नाटक आएगा। नाटक में आपका क्या आता है, नाटक में आपका अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम आता है। उसके बाद आपका महाकाव्य आता है,
महाकाव्य में आपके दो आते हैं, रघुवंशम और कुमार संभव आते हैं। ठीक है, क्या क्या, रघुवंशम और कुमार संभव। उसके बाद आपका त्रोटक आता है, ये भी त्रोटक में आपका विक्रमो उर्वशीयम आता है। आपका खंडकाव्य है, खंडकाव्य में आपका मेघदूत आता है। गीत काव्य में आपका ऋतुसंहार आता है। इस प्रकार ये महाकवि कालिदास की रचना है। महाकवि कालिदास की रचना में जो नाटक है, सबसे पहले नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम का नाम आता है। ठीक है, और ये जो विक्रमो उर्वशीयम है, कहीं कहीं विक्रमो उर्वशीयम को भी नाटक में ही डाल देते हैं, किंतु कभी कभी त्रोटक के रूप में पूछ लिया जाता है क्या है, तो विक्रमो उर्वशीयम है। आपका खंड काव्य में मेघदूत है, और गीति काव्य में क्या है, ऋतुसंहार, और यही कालिदास की क्या है, पहली रचना है, ऐसा लोग मानते हैं। महाकाव्य की परंपरा में दो है काव्य, इसमें आपका रघुवंशम और कुमार संभव, ये दो आता है। ठीक है, इसमें से जाते जाते आपको एक प्रश्न और देना है, आपको रघुवंशम और कुमार संभवम, इन दो जो महाकाव्य हैं, इन दो महाकाव्यों के नायक कौन हैं। ठीक है, और इन दोनों का विभाजन किसमें हुआ है। ठीक है, क्योंकि महाकाव्य तो सर्ग में होगा, तो कितने कितने सर्ग हैं दोनों में, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपका प्रश्न है, अब कमेंट के माध्यम से उस प्रश्न का उत्तर देना है। महाकवि कालिदास को, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, उपाधि, जो उपाधियां हैं उन उपाधियों से भी आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो महाकवि कालिदास को दीप शिखा, कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास, उपमा सम्राट आदि उपाधियों से विभूषित किया जाता है। ठीक है, ये उपाधियों से इनको विभूषित किया जाता है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज देखा, और आज हमारी क्लास महाकवि कालिदास की थी। आज हमने महाकवि कालिदास को देखा। महाकवि कालिदास के बाद अब हम लोग अपना यहीं पर हम लोग विराम लेंगे, और फिर अगले टॉपिक पे हम लोग अगली उसमें चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमो नमः।